नमस्कार, आपका स्वागत है आविर्भाव हॉरर लाइव के एक और नए एपिसोड में। मेरा नाम है स्वप्निल और मैं आपको सुनाऊंगा भूत प्रेतों के किस्से और कहानियां। और अगर आपके पास भी कोई किस्सा या कोई कहानी है तो आप भी लाइव पर आकर उसे सुना सकते हैं। कैसे? थोड़ी देर में बताता हूँ। देखते हो कौन कौन लाइव आ गया है। तो देखिए, लाइव स्ट्रीम की शुरुआत कितनी अच्छी हुई है। कोई कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं आया है ना। और मुझे लगता है कि अगर हम इसी तरह अब मेहनत करते रहें और अपनी काबिलियत के दम पे आगे बढ़ते रहें तो कभी कोई ग्लिच नहीं आएगा। क्या बोलती है पब्लिक? लाइक करो इस वीडियो को, ठीक है? क्योंकि क्योंकि इस वीडियो को लाइक करने से ही देश की तरक्की होगी। हमारा देश विश्व गुरु बनेगा अगर आप ये वीडियो लाइक करेंगे। भारत एक बार फिर से चांद पर पहुंचेगा। वाह 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 वाह। ये देखो, अचल अचल क्या कह रहे हैं? अचल कह रहे हैं, मेहनत कर पसीना बहा, आविर्भाव जैसा हैंडसम दिख और हसीना फंसा। अचल, बहुत बहुत अच्छी पोजिशनिंग है ये। और मेरे ख्याल से हमें इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अच्छी चीज़ों का तो हमेशा स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए। तो मैं ऐसे देखूंगा। देखो, तुम लोगों को आइडिया नहीं है क्या हो रहा है। मैं तुम्हें ना एक आइडिया देता हूँ क्या हो रहा है। ये देखो। हेलो एवरीवन, क्या सीन है, क्या चल रहा है? तो यहाँ मैं बैठा हूँ हैदराबाद में। ये है, रोड का आर्म है, लेकिन जो माइक है वो श्योर का है। श्योर का माइक है, लेकिन उसके अलावा ये ईवो 8 का मिक्सर लगा हुआ है। ठीक है, ये ऑडियंट है। ऑडियंट का ईवो 8 का मिक्सर लगा हुआ है। ये पूरी केबल वेबल ताम टप्पर फैला हुआ है। ये मेरा लैपटॉप है, हाय बोलो। ये टेबल लैंप से मैंने बाउंस लाइट मार रखी है इधर। ये सेटअप है मेरा। और ये आईफोन है जिससे मैं लाइव जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब चक्कर चुक्कर लगा रखे हैं यार। तुम लोग ऐसे बोल रहे हो मुझसे कि ये कर लो वो कर लो। अरे भैया, मुझे पता है कैसे करना है। नहीं हो रही चीजें मैं क्या करूँ? मेरा सेटअप नहीं है यार। और सबसे बड़ी बात, मुझे ना टाइम नहीं मिल रहा है आजकल। ठीक है ना, दिक्कत हो है, टाइम नहीं मिल रहा है। ठीक है गाइस, तो चलिए जल्दी से आज हम कहानियां शुरू करते हैं। मैं आज दो कहानियां लेकर आया हूँ। इसके अलावा जिसको कहानी सुनानी हो सुना देना। ये दोनों कहानियां सबमिशंस हैं, किसी और ने लिख के भेजी हैं। और आज मैं ये दोनों कहानियां सुनाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। महक की कहानी सुनो। फिर उधर देख रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं महक की कहानी सुनो। भाग दौड़ से भरी नेहा की जिंदगी में सुकून एक ऐसी चीज थी जिसे ढूंढना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। नेहा एक बसलिंग शहर में रहती थी जहां मेट्रो की भीड़ भाड़ और गाड़ियों की चीख पुकार के बीच खुद की सोच सुनना तक मुश्किल होता था। पर नेहा को इससे कभी तकलीफ नहीं होती थी। उसे शोर में सुनने की आदत थी। वॉइसेस, कॉन्वर्जेशंस, छोटी छोटी बातें जो उसके आसपास ही होती थी। ये उसका सीक्रेट टैलेंट था। वो हमेशा सुनती रहती, कौन किससे क्या बात कर रहा है। कोई कपल आपस में बात कर रहा हो कि कौन सी जगह आइसक्रीम के लिए बेस्ट है, तो खुद भी वहीं पहुंच जाती। या किस जगह पर सबसे अच्छे डिमसम्स मिलते हैं, कहाँ सेल लगी है। बिना इधर उधर देखे उसके कान इन सभी बातों को पकड़ते रहते। किसका ब्रेकअप हुआ, कौन किसे चीट कर रहा है, और किसकी लाइफ में क्या हो रहा है। ये सब नेहा को बैठे बैठे इत्मीनान से सुनाई दे जाता। वो दिन भी वैसे ही शुरू हुआ था, किसी आम दिन की तरह। मेट्रो के लिए लेट, बैग जल्दी जल्दी कंधे पर लटकाए वो अपने घर से निकली। ऐसी जल्दबाजी में वो कानों में ईयरपॉड्स लगा लेती थी ताकि डिस्ट्रैक्शन ना हो। पर इस बार जैसे ही वो ईयरपॉड्स लगाने लगी उसे एक आवाज सुनाई दी, ट्रेन 5 मिनट लेट होने वाली है। नेहा ने चौंक कर इधर उधर देखा, कोई नहीं।
और ये आवाज भी उसने आज से पहले कहीं नहीं सुनी थी। पर यह आवाज फिर से आई, ट्रस्ट मी, आराम से जाओ। पर नेहा इतनी आसानी से भरोसा नहीं करती थी। जल्दी जल्दी कदम बढ़ाती वो मेट्रो स्टेशन पहुंची। एस्केलेटर से भागती हुई ऊपर प्लेटफॉर्म पर पहुंची और उसने देखा आज ट्रेन वाकई में लेट थी। कोइंसिडेंस, नेहा ने खुद से कहा और आने वाली मेट्रो में चढ़ गई। मेट्रो के अंदर इधर उधर की आवाजें आने लगी। नेहा फिर से एंटरटेनमेंट में खो गई कि वैसी ही एक और आवाज सुनाई दी, तुम्हारा बैग पकड़ो। नेहा की नजर तुरंत उसके बैग पर गई। उसने देखा भीड़ के बीच में एक लड़की पीछे से उसके बैग में 2 उंगलियां घुसाकर उसके वॉलेट को बाहर निकाल रही थी। नेहा ने उस लड़की को पकड़ा। अच्छा खासा हंगामा हुआ, पर बात आगे नहीं गई। लड़की को पुलिस पकड़ के ले गई और सब अपने अपने रास्ते चले गए। अगली सुबह नेहा रेडी होने लगी। बाथरूम में गीजर ऑन करने के लिए उसने हाथ बढ़ाया ही था कि फिर से वही आवाज सुनाई दी, करंट लगेगा। नेहा का हाथ अपने आप पीछे हट गया। वो चुपचाप स्विच को घूरने लगी। नेहा की आंखों के सामने ही गीजर के स्विच में बिजली कड़की और उसने आग पकड़ ली। नेहा ने शोर मचाया और नीचे के फ्लोर पे रहने वाले उसके लैंडलॉर्ड अंकल भागे भागे आए। अंकल ने उस आग पर काबू पाया, लेकिन उस आवाज के बारे में सोच सोच के नेहा के बदन में एक सिहरन दौड़ने लगी। ऑफिस में बैठी हुई वो देख तो लैपटॉप स्क्रीन को रही थी, लेकिन उसके ख्याल कहीं और ही थे। अचानक फिर से वही आवाज सुनाई दी, पीछे हटो। नेहा किसी कठपुतली की तरह पीछे हटी और उसके तुरंत बाद उसकी एक कोवर्कर जल्दबाजी में भागती हुई उसके पास से गुजरी। कोवर्कर से टकराकर नेहा की गर्मा गर्म कॉफी ठीक उस जगह पर जा गिरी जहां नेहा पीछे हटने से पहले थी। ये कोइंसिडेंस और ये आवाज अब नेहा के रूटीन का हिस्सा बनने लगे। कभी आवाज कहती लेफ्ट मुड़ो और नेहा एक सड़क पर से कार से उड़ते पानी के छींटों से बच जाती। एक बार तो इसी आवाज ने उसे कंस्ट्रक्शन साइट के पास से गुजरते हुए एक गिरते कंक्रीट स्लैब से भी बचा लिया। दूसरी बार एक ऑटो में ना घुसने की सलाह दी और थोड़ी ही देर में नेहा ने उस ऑटो को ट्रक से भिड़ते देखा। अब नेहा जब भी उस आवाज को सुनती, उसकी बॉडी अपने आप हरकत में आती और उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती। कभी कभी आवाज कहती वहां मत जाना, और नेहा बिल्कुल वहां नहीं जाती। ऐसी ही एक रात मेट्रो में चढ़ते हुए नेहा हमेशा की तरह लास्ट कोच की तरफ भागी। वही आवाज सुनाई दी, आखिरी कोच में मत जाना। नेहा रुकी। उसका दिमाग एक बार नेहा रुकी। उसका दिमाग एक बार को चौंका, पर अब तक उसे आदत पड़ चुकी थी। हालांकि आज इस आवाज में कुछ तो नया था। हर दिन की तरह यह आवाज एक वार्निंग नहीं थी। आज की आवाज किसी कमांड के जैसी थी। वो थोड़ा ठिठकी, पर फिर इंस्ट्रक्शंस फॉलो करती हुई सेकंड लास्ट कोच में चढ़ गई। मेट्रो चली, ट्रेन टनल में घुसी और अचानक पूरी ट्रेन की लाइट्स फ्लिकर करने लगी। ट्रेन के लास्ट कोच में कुछ ही लोग थे और तभी सारी लाइट्स अचानक चली गईं। ट्रेन ने एक टर्न लिया और सभी लोग एक साइड में झुक गए। पूरे कोच में अंधेरा छा गया और ट्रेन के पहियों की तेज आवाज जोर से गूंजी। ट्रेन की लाइट्स वापस आई, सबका बैलेंस वापस आया, लेकिन नेहा ने कुछ नोटिस किया। ट्रेन का लास्ट कोच अब था ही नहीं। वो कहीं निकल नहीं गया था या उड़ नहीं गया था, बल्कि वो कोच एकदम गायब हो गया था, जैसे जैसे कभी था ही नहीं। और नेहा ने पाया कि अब वो ट्रेन के लास्ट कोच में थी। उसका सेकंड लास्ट कोच ट्रेन का आखिरी डिब्बा बन चुका था। नेहा समझ नहीं पा रही थी कि इसका वो मतलब क्या निकाले। ऐसी ही बदहवास हालत में वो अपने घर पहुंची। उसने अपने घर के दरवाजे को खोलने के लिए हाथ बढ़ाया कि वही आवाज फिर से आई, तुम अब अंदर नहीं जाओगी, कभी नहीं। इस बार नेहा का दिमाग मानो शॉर्ट सर्किट हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर अब वो इसे नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। थोड़ी देर तक तो वो दरवाजे के सामने खड़ी रही, पर फिर मुड़ी और वहां से चली गई। वो रात उसने अपनी दोस्त प्रिया के यहां बिताई और अगली सुबह एक भयानक खबर उसने टीवी पर देखी।
नेहा के घर में उस रात एक गैंग ने रेड मार दी थी। उन्होंने उसके घर में रहने वाले लैंडलॉर्ड और उसकी फैमिली को सोते सोते ही मौत के घाट उतार दिया था। अब तक नेहा को लगने लगा था कि वो आवाज़ कोई ब्लेसिंग है, लेकिन लेकिन अब ये एक बहुत ही अनसेटलिंग रियलाइजेशन थी। ये आवाज़ बस चीज़ें प्रेडिक्ट नहीं कर रही थी, ये उसकी लाइफ को कंट्रोल कर रही थी। तुम कौन हो? नेहा ने फाइनली उस आवाज़ से पूछा। तुम्हारे वेल विशर्स। आप आप क्या चाहते हैं? तुम्हें सुनना अच्छा लगता है ना, तो अब सुनो। पर क्यों? क्योंकि हमें तुम जैसे लोगों की ज़रूरत है, और अब तुम हमारी हो। तुम्हें सिर्फ हमारी बात सुननी है। नेहा की सांसें तेज हो गईं। उसने सोच लिया कि अब चाहे जो हो, वो फिर से इस आवाज़ को फिर कभी नहीं सुनेगी। पर जब उसने अपने ईयरफोन्स लगाए तो कोई म्यूजिक या कॉल नहीं आया। हमेशा वही आवाज़ आती रही। उसने खूब कोशिश की, लेकिन अब वो अपने कान कभी बंद नहीं कर पाती, क्योंकि ये आवाज़ कहीं बाहर से नहीं बल्कि उसके सर के अंदर से आ रही होती थी। अब नेहा की जिंदगी एक अजीब से लूप में फंसी थी। हर डिसीजन एक आवाज़ डिक्टेट कर रही थी। उसकी आज़ादी खत्म हो गई थी, और जो आवाज़ एक गिफ्ट लगती थी वो अब एक शाप बनकर रह गई। और फिर एक रात जब नेहा ने फाइनली एक ब्रेक लेना चाहा, उस आवाज़ ने अपने आखिरी शब्द कहे। बहुत सुन लिया तुमने, अब रुक जाओ, हमेशा के लिए। इसके बाद नेहा की दुनिया खामोशी में बदल गई। न मेट्रो की आवाज़ थी, न शहर का शोर, सिर्फ एक गहरा अंधेरा सन्नाटा जो कभी खत्म नहीं होने वाला था। तो अगली बार अगर आपके जहन में कोई आवाज़ आपको सुनाई दे जो आपको बता रही हो कि आपको क्या करना चाहिए, सोच समझ कर सुने। ये थी कहानी जिसका टाइटल था सुनो, और इसे लिखा है महक ने। थैंक यू सो मच महक इस कहानी को लिखने के लिए। मुझे कहानी बहुत अच्छी लगी, और आई होप आप सबको भी ये कहानी काफ़ी पसंद आई हो। मुझे तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा ये। महक वालिया के लिए कुछ तालियां, कुछ अच्छे शब्द हो जाएं। ये कहानी महक ने लिख के भेजी थी, जिसका टाइटल है सुनो, लिसन। थैंक यू सो मच महक कहानी के लिए, है ना। नाइस स्टोरी भाई। रजत कह रहे हैं नाइस स्टोरी, नाइस स्टोरी। रजत कह रहे हैं नाइस स्टोरी, थैंक यू। आकाश पराते ने भेजा है सुपर स्टिकर। थैंक यू सो मच आकाश, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू आकाश। और बहुत उम्दा स्टोरी महक, क्या बात है, बहुत बढ़िया। साहिल भी तारीफ कर रहे हैं, रजत भी तारीफ कर रहे हैं। वेर इज राघव खन्ना? राघव खन्ना नहीं है अभी तो, बड़े वाले लोग हैं। आमिर भाई लंदन वाले आ गए हैं। आमिर भाई कैसे हैं आप? क्या चल रहा है आमिर भाई, क्या चल रहा है? नया सेटअप नहीं है। मैं दरअसल हैदराबाद आया हुआ हूँ। आई एम ऑन अ वर्क ट्रिप। अब पिछले हफ्ते जो है लाइव स्ट्रीम रह गई थी, इसी के चक्कर में तो मैंने कहा भाई इस बार तो नहीं होगी, कैंसिल। इस बार पेंसिल नहीं बोलना पड़ेगा, तो इसलिए हमने किया। वाई ओनली लेफ्ट साउंड, ओनली माई इशू? नहीं, आज लेफ्ट नहीं है, आज हम लेफ्ट कान के लिए ही स्ट्रीम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत हो गया, बहुत हो गया भाई। हमारे हाथ एक जैसी लेंथ के नहीं होते हैं, थोड़ा बहुत अंतर होता है लंबाई चौड़ाई में। हमारी दोनों आंखें जब एक सी पावर की नहीं रहती हैं, दोनों आंखों में थोड़ा बहुत अंतर रह जाता है। किसी आंख की पावर तेज होती है, किसी आंख की पावर थोड़ी हल्की होती है। दोनों जबड़ों में, दोनों साइड में अलग अलग इंटेंसिटी होती है, अलग अलग प्रेशर होता है। तो फिर कानों को सेम प्रेफरेंस क्यों दी जाए? कानों में भी हमें प्रेफरेंस देनी चाहिए, और इसीलिए आज की स्ट्रीम सिर्फ बाएं कान वालों के लिए है। तो अगर आप दाएं कान से सुनते हैं, आई एम सो सॉरी, मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा, लेकिन दाएं कान वालों के लिए इस स्ट्रीम पे आज तो कोई जगह नहीं है। ये स्ट्रीम आज सिर्फ बाएं कान वालों के लिए है। तो अगर आप बाएं कान वाले हैं, आपका स्वागत है। दाएं कान वाले हैं तो अगले हफ्ते मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी लेफ्टिस्ट स्ट्रीम, वेरी 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 लेफ्टिस्ट स्ट्रीम। और थैंक यू आमिर भाई,
आमिर भाई लंदन वाले, इन्होंने हमें भेजा है एक सुपर स्टिकर। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। रूपा सर बोल रहे हैं, सीधा बोलो ना, लेफ्टिस्ट हो गए हो कॉमरेड। थोड़ा थोड़ा लेफ्टिस्ट होता। कल कह रहा है हिंदी के पेपर में 10 नंबर के निबंध में लिखने का एग्जाम्पल देख लो चैट। वाह वाह वाह। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। टिल व्हेन आर यू इन हैदराबाद? पारुल मैं 10th को निकल जाऊंगा, 10th से पहले एक बार मिल लेते हैं, आ जाओ कहीं मिलते हैं, घूमते घामते हैं, खाते पीते हैं। राइट हैंड ड्राइव एंड लेफ्ट हैंड हियर वाला देश हमारा। हाँ सही बात। हाय सुहानी कैसी हो? जैद कह रहा है मेरा कमेंट कैसे छोड़ दिया? क्या बोला तूने? मैं पढ़ नहीं पाया यार, थोड़ा स्लो है ये मैकबुक है ना, तो थोड़ी स्लो है ये, आई मैक नहीं है मेरा। मैं भी आ जाता हूँ एक दिन के लिए घूमने। घूमने नहीं है ना, काम करने आना है भाई साहब यहाँ पे। हाँ। विनोद कह रहे हैं मेरा भाई है वो, राघव का की कहानी सुनने आया अपन। राघव आज कहानी नहीं सुना रहा है, राघव अगर आज कहानी सुनाएगा तो आ जाएगा। आमिर भाई कह रहे हैं मेरा बाया कान ही काम करता है, दया कान बेलन लगा के बाद, बेलन लगने के बाद काम नहीं करता। हेलो बॉस, लव फ्रॉम कनाडा एंड पाकिस्तान। कैसे हो जाहिद? लव फ्रॉम इंडिया, हैदराबाद। तुम्हारे भी है तो हैदराबाद है भाई। ऊपर देखो ऊपर, मैं नहीं कर रहा स्क्रॉल, मैकबुक स्लो हो जाती है। मैं स्क्रॉल करूंगा, मैं नहीं कर रहा स्क्रॉल। दोबारा लिख दे। आपने सही कहा था, मेरी टेरेस पे भूत वाली स्टोरी कंप्लीट नहीं आज तक। हो जाएगी हो जाएगी। आज ये क्यूबिकल कैसा? आज हैदराबाद में। ऋषि भाई कैसे हो आप? मैं ना पारो बिल्कुल बिल्कुल। साहिल कह रहा है दया को बोलो बेलन तोड़े। ओके। मैं कह रही उन्होंने वीरदास का नंबर मांगा। हाँ महक के पास है वीरदास का नंबर मुझसे। अच्छा महक तो मुझसे पूछ रही थी बाद में, वो जैद को वीरदास का नंबर देना है? मैंने कहा नहीं। पागल है क्या? बिल्कुल नहीं देना है। आई लव यू बॉस। हाँ लव यू टू बॉस। क्या बात है क्या बात है, थैंक यू। मैंडी कह रही जैदू ने सुपर चैट किया। जैदू ने सुपर चैट किया, दिखा क्यों नहीं रहा है फिर सुपर चैट जैदू ने किया तो? भाई एक तो स्क्रॉल करने में ना मौत आ रही है इस मैकबुक को। आकाश की सुपर चैट है, आमिर भाई की सुपर चैट है। अच्छा जैदू ने किया भाई, ये बहुत धीमे से मुंह पर गया हूँ। ये देखो जैदू ने किया है सुपर चैट। जैदू कह रहा है, जैदू का कमेंट पढ़ना पड़ेगा वही वाला। जैदू कह रहा है वाह वाह बड़ी अच्छी कहानी लगी, ऐसे ही वीरदास का नंबर भी भेज दो, रिक्वेस्ट है मेरी। महक ये मैसेज तुम्हारे लिए है शायद। जैदू कह रहा है कि वीरदास का नंबर उसको चाहिए ही चाहिए, तो तुम देख लो। जय हो स्वप्पू भैया की। जय हो। वो अनिल कपूर करता है ना, अनिल कपूर का डांस है ये वाला। हाँ ये वाला अनिल कपूर का स्टेप है ये। साइड लो नहीं, ये काट लेना। क्या? हाँ कट जाए कट जाए, अरे क्लिप कटेगा बना सबका लेना कटेगा। इसकी। सबका कटेगा सबका कटेगा। मेरी नजर बार बार उधर जा रही है कैमरा की तरफ, उधर नहीं है कैमरा, इधर है कैमरा। तो लौंडो क्या लेके आए हो आज? हाँ, मैं छोटी सी कहानी लेके आया हूँ एक। मैं डॉक्टर स्वामी के नोट्स लाया हूँ। डॉक्टर स्वामी के नोट्स तो हम पहले भी सुना चुके हैं। हाँ वही लाया हूँ मैं वापस। चप्पल कहाँ? नहीं नहीं, आप आदेश तो मैं यही मार लूंगा खुद को कैमरा ऑफ करके। राघव सर भी आ चुके हैं, तो एक काम करते हैं भाई, ये घर की मुर्गियों को हटाते हैं, राघव सर को लेते हैं हम पहले, ठीक है? करेक्ट करना चाहूँगा, क्या? राइटर हैं आप। मुर्गे, हाँ तो मुर्गिया नहीं। नहीं, मुर्गियां हो तुम। नहीं जेंडर सही करिए आप। तुम मुर्गियां हो। काहे? क्यों? पता है क्यों? पता है क्यों? पता है क्यों? पूछ रहा हूँ काहे। सोचो क्यों? सोचो क्यों? क्यों? एक गैस अब का, वो भी मैं ही एक करूं? गैस का मौका देता हूँ, सोचो क्यों? अंडा देते हैं हम लोग। जीरो आप ही बता दो यार। क्या? तुम दोनों अंडे देते हो। वही मैं तो कहा। नई कहानी लेके आता हूँ यार। जीरो। मैंने गेस कर लिया। मतलब सर अपनी बेइज्जती खुद ही मारो और खुद ही खुश हो। सही बात है। हाँ, रिमूव रिमूव मुर्गी नंबर 1 पुटुक, रिमूव मुर्गी नंबर 2 पुटुक। और वक्त है हमारे प्यारे राघव सर को लेने का। राघव सर मैं आपको स्ट्रीम पर ले रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। इन 5 4 3 2 1। राघव सर क्या हाल है? क्या बात है? क्या बात है? और बहुत बाकी दिन हो बताइए, गए। काम धंधा कैसे चल रहा है? लाइफ लाइफ कैसी चल रही है राघव सर? लाइफ में तो ऐसा चेंज आया है
कि क्या ही बताएं। ऐसा लग रहा है ऐसे सब कुछ जो जी रहे थे अपने लिए अब किसी और के लिए जीना है। तो राघव सर क्या लेके आए आप बताइए। ये जो किस्सा है ये मुझे भेजा था मेरे एक फ्रेंड ने। वो आज से कुछ 1-2 साल पहले मसूरी गया था घूमने के लिए। तो अकेले का ट्रिप था, कोई दोस्त लोग नहीं थे साथ में उसके। मसूरी जाता है वो, वहाँ पे उसने ऑलरेडी अपना होटल बुक कर रखा था। एक वहाँ का बहुत फेमस होटल है, होटल सवॉय करके। सॉरी, ये स्ट्रीम कहाँ चली गई थी, क्या हो गया था? स्ट्रीम कहीं नहीं गई थी, आप कहीं चले गए थे नहीं नहीं नहीं, मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ, फिर से स्टार्ट करता हूँ। चलिए, स्ट्रीम आपकी है हैप्पी हॉन्टे। हाँ, थैंक यू सो मच। हाँ, तो मैं जैसे बता रहा था कि मेरा एक फ्रेंड है, वो आज से करीब 2-3 साल पहले मसूरी घूमने गया था। वहाँ का एक बहुत फेमस होटल है, होटल सवॉय। वहाँ पे उसने अपनी बुकिंग कर रखी थी। तो होटल सवॉय के बारे में अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो बहुत सारी कहानियां हैं उससे रिलेटेड। वो लगभग 150-200 साल पुराना होटल है, अंग्रेजों के ज़माने का बना हुआ। और वहाँ के बहुत सारे किस्से हैं जहाँ पे लोगों ने एक सरकटी औरत को घूमते हुए देखा है लॉबी में। बहुत सारी अननेचुरल चीज़ें उन लोगों के साथ हुई हैं, जैसे सामान किसी का एक कमरे से उठा के बालकनी से बाहर कोई फेंक देता है। रात को खिड़की के बजने की ज़ोरों से आवाज़ें आती हैं। रात को फ़ोन बजने लग जाता है रूम में। तो ऐसे बहुत सारे किस्से एसोसिएटेड है। ये बात मेरे दोस्त को पता नहीं थी। तो जब वो टैक्सी से अपने होटल की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में उसके टैक्सी वाले ने पूछा कि सर आप सवाई में ही रुके हो क्या? तो उसने बोला हाँ। तो बोला कि आप सर सिर्फ रात भर रुके हो कि आप शाम तक रुक के और फिर कहीं और जाके स्टे कर लोगे? तो उसने बोला नहीं नहीं, पूरे रात भर का स्टे है मेरा। आज रात का स्टे है, फिर कल उसके बाद मैं वहां से देहरादून जाऊंगा मसूरी से। तो टैक्सी वाला बोलता है कि सर कोई भी ऐसे रुकता नहीं है जाके सवाई में इतना एक रात को। ज्यादातर लोग आते हैं तो शाम को होके निकल जाते हैं, जिनको इसके बारे में पता है। तो मुझे लगता है कि आप बाहर के सिटी से आए हैं तो आपको कुछ ना कुछ जानकारी इसके बारे में होगी, आप पढ़ के आए होंगे, आपने पढ़ के इसकी बुकिंग करी होगी। उसने बोला नहीं, मैंने तो कोई ऐसी पढ़ के बुकिंग नहीं करी। तो बोलता है कि आप थोड़ा केयरफुल रहिएगा, रात में कुछ भी ऐसा आहट आपको सुनाई दे कमरे के बाहर तो कमरे के बाहर मत निकलिएगा, अपने कमरे में ही रहिएगा। बोलता तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? उसने बोला कि मैं यहाँ पे बहुत सालों से रह रहा हूँ और मैंने बहुत सारे किस्से सुने हैं। अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि रात को कमरे में जो फोन रखा हुआ है वो फोन बजता है लगभग 2 या 3 बजे के आसपास। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर वो फोन बजे आपके कमरे में तो फोन उठाइएगा मत। अब मेरा दोस्त बहुत डर गया। डरते डरते अब किस तरह से बुकिंग करी हुई है तो होटल पहुंचता है, वहां जाके रिसेप्शन पे जाके चेक इन वेक इन करता है। रिसेप्शन वाले उसको कमरे का चाबी दे देते हैं। भाई साहब अपने कमरे में जाके तुरंत फ्रेश होके और सब लॉक करके बैठ जाते हैं, सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं। देर रात हो गई, 10 बज गया है, 11 बज गया है। टीवी देखते देखते सोचता है कि थोड़ा सो लिया जाए। टीवी बंद करके जाके अपने बेड पे लेटता है, लाइट वाइट बंद करता है। अब इसको नींद ही नहीं आ रही है। 12 बज गया, 12:30 हो गया, 1 हो गया, 1:15 हो गया। अचानक थोड़ी देर के लिए इसकी आंख लगती है, लेकिन एकदम से कमरे में कोई आहट होती है, यह हड़बड़ा के उठ जाता है। कमरा बेडरूम है, बेडरूम के बाहर एक छोटा सा लिविंग एरिया दिया हुआ है और उसके बाहर एक सिट आउट एरिया है। तो इसको आवाज आती है कि बहुत जोर से लिविंग रूम में कुछ गिरा है। ये सोचता है कि उठ के जाएं और देखें जाके क्या है वहां पे। ये कमरे से बाहर निकलता है, अपने कमरे में
खड़ा हुआ है, बाहर निकलता है थोड़ा सा, दिखता है लिविंग रूम में कोई नहीं, पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है, अंधेरा है चारों तरफ, लेकिन जोर जोर से आवाज आ रही है, जैसे या तो कोई दरवाजा बजा रहा है या तो कोई खिड़की पे खड़ा हुआ है। हिम्मत करके थोड़ा और अंदर जाता है लिविंग रूम में, तो देखता है लिविंग रूम की खिड़की आपस में लड़ रही है, हवा चल रही है जिसकी वजह से खिड़की की आवाज हो रही है जोरों से। इसको याद आता है कि मैंने सारे खिड़की दरवाजे बंद करे थे, ये खिड़की कैसे खुल गई रात को। सोचता है चलो कोई बात नहीं, खुल गई होगी, शायद इसका लॉक लूज होगा। लॉक वापस लगा के ये कमरे में जाके सो जाता है। अब इसको काफी गहरी नींद आई है। नींद में इसको अजीब अजीब डरावने सपने आ रहे हैं, जैसे कोई इसका गला दबा रहा है, कोई बड़े जूते पहन के इसके बेड के चारों तरफ घूम रहा है, लिविंग रूम की उसी खिड़की से कोई खड़ा होकर इसको देख रहा है सोते हुए कमरे में। अचानक इसके कमरे में जो फोन रखा है उसकी घंटी बजती है, इसकी आंख खुल जाती है। उठते ही देखता है टाइम क्या हुआ है, लगभग 3:15 3:30 का समय होता है रात का। इसको कैब वाले की वो बात याद आती है कि फोन मत उठाइएगा सर, फोन बजता रहे आप छोड़ दीजिएगा, आप बस दूर जाके बैठ जाइएगा, फोन मत उठाना आप। एक बार पूरी घंटी बजती है, साइलेंट, एकदम शांत सन्नाटा हो जाता है। ये जाके वापस बेड में चद्दर ऊपर तक तान के सो जाता है। 10 मिनट बाद वापस फोन बजता है। अब इसको डर लगने लगा है। ये सोचता है कि मैं या तो कमरे से बाहर निकल जाऊं या तो मैं होटल छोड़ के चला जाऊं सामान पैक करके, लेकिन रात में 3:15 3:30 बजे के आसपास कहाँ ही होटल मिलेगा कोई। ये अपने रूम से बाहर निकलता है, कमरे से बाहर निकल के जाता, देखता है लॉबी पूरी सन्नाटा पड़ा हुआ है, कोई भी नहीं है। लॉबी के बाहर एक लेज होता है जिससे रिसेप्शन का एरिया और नीचे का मेन हॉल एरिया दिखता है होटल का। दिखता है वहां पे भी कोई नहीं है, रिसेप्शन पे भी कोई नहीं बैठा हुआ है। अब इसको वाकई डर लगने लगता है कि ये फोन कहां से आ रहा है। कोई चारा बचता नहीं इसके पास, कमरा जाता है, कमरा बंद करके आराम से जाके लिविंग रूम में चद्दर ऊपर तक करके सोने का ट्राई करता है। सुबह होते ही सबसे पहले ये उठता है और नीचे रिसेप्शन पे जाता है, उनसे पूछता है कि रात को 3:15 3:30 बजे कौन मुझे कॉल कर रहा था। रिसेप्शन बोलता है कि नहीं सर, यहाँ से कोई नहीं कॉल नहीं करता है, हम लोग को रात को अलाउड ही नहीं है कॉल करना, अनटिल अनलेस कोई इमरजेंसी होगी तभी हम कॉल करते हैं, वरना कोई ऐसी अनाउंसमेंट होती है, फायर अलर्ट होता है, तो हम सिर्फ हूटर चालू कर देते हैं और स्पीकर पे अनाउंसमेंट होती है, हम लोग किसी भी गेस्ट को फोन करके ऐसे रात को परेशान नहीं करते। अब ये वहां पे अड़ गया कि नहीं, मुझे रात में 2-3 बार कॉल आया है मेरे लैंडलाइन पे कमरे में। तो सर हो ही नहीं सकता, आप जाके रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, ये लोग कैमरा वैमरा चेक करते हैं, रिसेप्शन पे भी कोई नहीं है उस समय। तो वो कॉल किसने करी इसको समझ में नहीं आया। बाद में लोगों से पता लगा कि जो होटल था वो अंग्रेजों के ज़माने में एक जो लेडी वहाँ पे थी उसने पार्टी बुला के और काफ़ी सारे लोगों को जहर दे दिया था उस होटल में, तो काफ़ी सारे लोगों की डेथ हुई थी उस होटल में। ये एक स्टोरी थी जो मुझे मेरे एक फ्रेंड ने भेजी थी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो जो गेस्ट थे वो बदला लेने को बेचैन बैठे रहते हों कि ये मैडम हमें मिलें और हम, बिल्कुल। पर वो भूत के साथ क्या ही कर लेंगे। अगर ऐसा होता कि किसी इंसान ने कुछ किया होता, वो इंसान जिंदा होता, तब तो भले ही काफी सारी चीजें की जा सकती थी, लेकिन भूत के साथ आप क्या ही करोगे। भूत को कैद किया जा सकता है कि वो इस दुनिया को, इस डायमेंशन को छोड़ के कहीं जा ही ना पाए। तो भूत कैसे उसे कैद करेगा। भूत को भूत ही कैद कर सकता है। दो भूतों की आपस में लड़ाई होगी और एक भूत दूसरे भूत को कैद कर देगा कि तुम यहीं पे रहोगे, तुम कभी आजाद नहीं हो सकते, इस लोक को छोड़ के तुम ये किसी बहुत और अच्छा लोक में नहीं जा डिस्कशन है सकते। दोस्तों, एक भूत दूसरे भूत को कैसे कैद कर सकता है। चलो आज इस पे बात करते हैं थोड़ी सी। जी। कैसे कैद किया जाता है एक भूत को, प्रोसेस बताइए।
भूत को कैद करने का प्रोसेस है कि उसकी कोई भी जो पसंदीदा चीज है, जो इसके लिए वो वहां भटक रहा है, उसको ला के उसके पास में ही रख दिया जाए और बोला जाए कि तुमको तब तक नहीं मिलेगी जब तक तुम इस होटल को, मतलब ये तुम्हारे पास ही रहेगी चीज, लेकिन तुम इस जगह को छोड़ के जा नहीं सकते। ये तो कोई चाहे वो, तो ये उसको तो वो कोई चीज लॉजिक चाहिए भी। नहीं लग रहा। अरे सुनिए तो, देखिए जैसे उठा ले, कोई, हाँ एग्जैक्टली तो उठा वो ले, चीज उठा क्या लेगा, दिक्कत है? लेकिन तुम इस चीज को अगर उठा रहे, तुम्हें चीज मिल गई है, लेकिन तुम इस चीज को यहाँ से छोड़ के कहीं और जा नहीं सकते। क्यों, अपने साथ ले जाए उठा के, क्या दिक्कत है? नहीं जा सकता वो, अगर वो लेके जाएगा तो वो चीज गायब हो जाएगी। चीज भी भूत है क्या? हाँ, ये क्या, ये क्या टेंजिबल, आर्गुमेंट है कि चीज भी गायब हो जाएगी? कोई टेंजिबल चीज है वो। हाँ, टेंजिबल चीज है भाई। अगर ये फोन से मेरी आत्मा हाँ चिपकी हुई है और साहिल के एग्जैक्टली फोन हाँ, ने ये फोन मेरी आत्मा के पास लाके रख दिया, मेरी आत्मा ऐसे फोन उठाएगी और घर से बाहर निकल लेगी, चलो भैया अब नहीं आप इसको बिंदास। कहीं लेके जा ही सकते हैं, आप उधर ही यूज कर सकते हैं इसको। देखिए राघव सर, अब थोड़ा ज्यादा हो रहा है। आपको भाभी और बच्चे की जरूरत है लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक रूपक महीना सर कह हो रहे गया। हैं, हाँ, रूपक सर कह रहे हैं सवाई होटल के बारे में, वी शुड ऑल मेक अ प्लान एंड स्टे देयर। मैं कह रही हूँ भूत और भूत सुपर नेचुरल किडनैप हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। उसके अलावा थैंक मैं यू। सबको बताना चाहूंगा, ऑफिशियल कथाकार राघव सर के चैनल का नाम है, आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और जाके कंटेंट दीजिए। थैंक यू सो मच राघव सर, जी बाय बिल्कुल। बाय। हाँ जी, ये थे हमारे प्यारे राघव सर जिन्होंने हमें कहानी सुनाई है। और अब साहिल भाई कह रहे हैं, अ फ्रेंड ऑफ माइन हु इज ओल्डर देन मी इज अ फैंटास्टिक स्क्रीन राइटर। वाह वाह वाह, ये क्या था, फ्लेक्स हो रहा है, फ्लेक्स हो रहा है, क्या बात है। तो चलिए पहले हम जैदू बेबी को ले लेते हैं लाइव पे, उसके बाद साहिल बेबी को लेंगे, उसके बाद मैंडी को लेंगे, फिर मैं एक आखिरी कहानी सुनाऊंगा और हम इस स्ट्रीम को खत्म कर देंगे। जैदू बेबी आपको स्ट्रीम पर ले रहा हूँ इन 5 4 3 2 1। जय हो। तो जैद सर क्या लेके आए हैं? हाँ, छोटी सी कहानी है एक पेशेंट की। कहानी से, ठीक है, तो चलिए जैद सर, टाइम नहीं वेस्ट कर रहे, हाँ, बैटरी कभी खत्म हो सकती है मैक बिल्कुल की। बिल्कुल स्ट्रीम बिल्कुल। आपकी है, हैप्पी हॉन्टिंग, हियर यू गो। ये कहानी है एक पेशेंट की, अ, जो कि वेजिटेटिव स्टेट में है, जो उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज्ड है और उसकी सिर्फ आंखें ही हिल सकती है और पलक झपका सकता है और कुछ नहीं। मैं हिल नहीं सकता, मैं बोल नहीं सकता। मेरी दुनिया में सिर्फ मेरा बिस्तर है और छत से लगा हुआ पंखा। हाँ, कभी कभी मशीनों की आवाज आती है जिन पे जिन पे मेरी बॉडी निर्भर है। मेरी मेरी बीवी मेरी देखभाल करती है, मुझे खाना खिलाती है, मुझे नहलाती है, मुझसे बात करती है। बात भी इस तरह करती है जैसे मैं जवाब देता हूँ। मैं दे तो नहीं सकता, पर मैं पूरी कोशिश करता हूँ और वो भी समझ जाती है। हर रात वो व्हीलचेयर से उठा के मुझे मेरे बेड पे लेटाती है, मेरा मेरे माथे को चूमती है, ब्लैंकेट मेरे ऊपर डालती है और मेरे कान में हल्के से मुझे गुड नाइट कहती है और फिर कमरे के लाइट बंद करके चले जाती है। मुझे अंधेरा पसंद नहीं था। ऐसा नहीं है कि मुझे डर लगता है, बस मुझे पसंद नहीं था। पहले तो मुझे लगा कि शायद मेरी किस्मत अच्छी है कि मैं उस एक्सीडेंट से बच गया। मेरे चांसेस बहुत कम थे बचने के। मेरी रीढ़ की हड्डी के तकरीबन 9 टुकड़े हुए थे। एक लंग पंचर थी, ब्रेन ट्रॉमा। डॉक्टर ने कहा था कि मैं बच नहीं पाऊंगा, पर मेरी बीवी, उसने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा, हमेशा मेरे साथ थी। मुझे कपड़े पहनाती, मेरे फेवरेट गाने बजाती, यहाँ तक कि उसने
मुझे हॉस्पिटल में भी ज़्यादा दिन रहने नहीं दिया। उसने मशीनों का इंतज़ाम घर पे किया और फिर मैं घर पे ही शिफ्ट हो गया। घर पे भी वो मुझसे ज़्यादा देर दूर नहीं रहती। शायद यही प्यार है। अब मैं अच्छे से समझ पा रहा हूँ। पर ये सब चालू तब हुआ जब मेरा फीडिंग ट्यूब जिससे मैं खाना खाता था, एक दिन वो गायब हो गया। मेरी बीवी ने मुस्कुरा के मुझसे कहा, तुम्हें अब इसकी ज़रूरत नहीं है। पहले तो मैं घबराया कि अब मैं बचूंगा कैसे, पर उसने मुझे जिंदा रखा। गोलियों का पाउडर बना के मेरे मुंह में डाल देती, सिर्फ इतना ही कि मैं होश में रहूं, सिर्फ इतना ही कि मुझे नींद आ जाए। मैंने कोशिश करी उसे रोकने की, पर रोकता तो रोकता कैसे। मैं बेबस था। एक रात वो मेरे पास आके बैठी और हमेशा की तरह उसने मेरे ऊपर कंबल डाल दिया। पर इस बार उसने मुझे गुड नाइट नहीं कहा। इस बार बस वो मुझे मुझे घूरती रही। फिर उसने कहा, तुम्हें हर वक्त जागे रहने की जरूरत नहीं है। अच्छा, क्या वो मुझे मारने वाली है? मैं चिल्ला तो नहीं सकता था, पर मैं दिमाग में यही सोच रहा था। पूरी कोशिश करी मैंने चिल्लाने की। वो मेरे पास में आई, अपना एक हाथ मेरे चेहरे पे रखा और कहा, तुम हमेशा हमेशा से ही मेहनती थे, कभी आराम नहीं किया तुमने। इतना कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उसने कहा, तुम घबराओ मत, मैं सब चीजें देख लूंगी, टेंशन मत लो। मैंने हिलने की कोशिश करी, मैंने पलकें झपकाने की कोशिश करी, पर वो मेरे माथे को चूम के चली गई। जाते जाते उसने इतना ही कहा, सो जाओ, अब कोई चीज की टेंशन मत लेना। पर जाने से पहले उसने एक इंजेक्शन, शायद इंजेक्शन ही था, मेरे टांगों में मार दिया। एक एक ठंडी इंजेक्शन, धीरे धीरे मेरे शरीर का निचला हिस्सा सुन्न हो रहा था। और यही चीज मेरे सर की ओर जा रही थी। वो पता नहीं क्या था, पर उसे मैं मेरी नसों में महसूस कर पा रहा था। मेरा दिमाग चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, पर शरीर साथ नहीं दे रहा था। पता नहीं कितनी देर हुई, समय का अंदाजा ही नहीं रहा। कभी होश में, कभी नहीं। मुझे समय महसूस नहीं हो रहा है। चीजें महसूस हो रही है कि मुझे कोई उठा रहा है, कोई मेरे बाल सहला रहा है, कोई मुझे छू रहा है। मेरे बीवी के हल्के हल्के गुनगुनाने की आवाज, लाइट के बंद होने का एहसास। वो अब भी मुझे रोज व्हीलचेयर से उठा के बिस्तर पे लेटाती है, मेरा माथा चूमती है और मेरे कान में कहती है, गुड नाइट, कल मिलते हैं। शायद मैं हर सुबह उठता हूँ, दवाइयों का डोज ज्यादा हो रहा है दिन ब दिन, नींद गहरी आ रही है,
शरीर अब ऐसा लग रहा है कि मेरा नहीं है। मुझे पता नहीं वो ये सब चीज़ें नोटिस कर रही है या नहीं, या फिर वो सिर्फ इसका वेट कर रही है कि मैं एक दिन उठूँ ही ना। पर एक चीज़ मुझे पता है, मैं ये बिस्तर को छोड़ के नहीं जा सकता। और एक रात वो मुझे इस बिस्तर पे आखिरी बार लेटाएगी और मुझे पता भी नहीं होगा। दैट्स इट। क्या बात है, क्या बात है, यही तो बात है, क्या बात है, क्या बात है जैद बाबू। एकदम आदर्श मैरिड लाइफ की आप लेकर आते हैं आविर्भाव के लिए। यही तो बात आपको औरों से अलग बनाती है जैद सर, क्या बात है, वाह वाह। कुछ लोग हैं उठा लाते हैं 3 साल पुरानी कहानियां 16वीं बार सुनाने के लिए। तो ठीक है जैद सर, थैंक यू सो मच इस कहानी के लिए। अब वक्त है आगे बढ़ने का, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय। तो साहिल डॉन, जैसा कि आपने जी। चैट लाइव के शुरू में बता दिया था, आप एक बहुत ही पुरानी कहानी लेके आए हैं। क्या है इस कहानी का नाम? इस कहानी का नाम है डॉक्टर स्वामी के नोट्स। ठीक है साहिल डॉन, स्ट्रीम आपकी है, हैप्पी हंटिंग। डॉक्टर स्वामी के नोट्स। 6 जून 1925। आज की सुबह मैंने एक ऐसा केस देखा जो मेरे 20 साल के मेडिकल करियर में मैंने कभी नहीं देखा था, और शायद देखना भी नहीं चाहूँगा। जतिन भारद्वाज, एक खादी के व्यापारी, मेरे पास आए और मुझसे अपने फिजिकल चेकअप की दरख्वास्त की, खासकर शरीर की लेफ़्ट साइड की जांच के लिए। शर्ट खोलने के बाद मैंने देखा कि उसके अपने शरीर की लेफ़्ट साइड को एक टेप से उसने बांध रखा था। जब मैंने उस टेप को खोला तो जो मैंने देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। उसकी 11th रिब के पास ठीक अंडरआर्म के नीचे एक हाथ उगा हुआ था, और ये हाथ एक नवजात बच्चे के हाथ जैसा था जो बार बार अपनी मुट्ठी को खोल और बंद कर रहा था। ये कब से है? मैंने पूछा। जतिन ने जवाब दिया, मैं ऐसे ही पैदा हुआ था डॉक्टर, पर यह हाथ इतना बड़ा नहीं था पहले। क्या मतलब? जतिन थोड़ा झिझका और फिर बोला, डॉक्टर आप मुझे पागल मत समझिए, मैं कोई कहानी नहीं बुन रहा। यह हाथ सच में पहले इतना ही बड़ा नहीं था, बहुत छोटा सा था। पिछले 3 महीनों से ये लगातार बढ़ना शुरू हो गया है। मैंने पहले भी ऐसे केसेस देखे हैं, इन्हें पैरासिटिक हैंड्स कहते हैं, जिसमें लोगों के शरीर से एक्स्ट्रा हाथ या पैर जुड़े हुए रहते हैं। पर बढ़ता हुआ हाथ, वो भी इस उम्र में, ऐसा कभी कुछ नहीं देखा। मैंने अपनी उंगली उस हाथ को जांचने के लिए आगे बढ़ाई तो उसने मेरी उंगली पकड़ ली। यह हैरानी वाली बात थी, क्योंकि ये पैरासिटिक हाथ को कोई ब्लड सप्लाई या नर्व कनेक्शन नहीं मिलता और ये इनएक्टिव ही रहते हैं। पर इस हाथ की ग्रिप काफ़ी मजबूत थी और मुझे हाथ छुड़ाने में थोड़ी ताकत लगानी पड़ी। जतिन ने मेरी ये कशमकश को महसूस की और बोला, यही मेरे साथ भी करता है। कुछ भी पहनने जाओ तो उसे पकड़ लेता है, मुझे चूंटी काटता है, इसलिए मैंने इसे टेप से बांध के रखा है। पर फिर भी इसका फड़फड़ाना मैं महसूस कर पाता हूँ। आखिर ये क्या भला है डॉक्टर? मैंने उसका जवाब देते हुए कहा, देखो जतिन, हो सकता है ये तुम्हारे जुड़वा का हाथ हो। शायद तुम्हारे एम्ब्रायोनिक स्टेज के दौरान तुम और तुम्हारा जुड़वा एक ही एग से फर्टिलाइज्ड हुए। कभी कभी एक जुड़वा दूसरे की तुलना में ज़्यादा बेहतर विकसित हो जाता है। मेरे कहने का मतलब है कि दोनों में ज़िंदगी पाने के लिए जद्दोजहद चलती रहती है, और जब एक पूरी तरह से बड़ा हो जाता है तो वो दूसरे को अपने अंदर समेटने की कोशिश में लग जाता है, पूरी तरह से एब्जॉर्व कर लेता है। पर कई बार कुछ हिस्से रह जाते हैं, जैसे कि हाथ, पैर, या शायद यही हुआ तुम्हारे साथ भी।
जतिन ये सब सुनकर कंफ्यूज हो गया। आप जो कह रहे हो वो ठीक है डॉक्टर, पर क्या उसके साथ ये भी हो सकता है क्या कि मेरे जुड़वे भाई की आत्मा अब भी मेरे अंदर ही हो और अब वो खुद को आज़ाद करना चाहती हो मुझसे? मैं हल्का सा हंसा। अरे नहीं भाई, चिंता मत करो, ये आत्मा वात्मा कुछ नहीं होता, सब ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। जतिन तो चला गया, पर उसकी बात मेरे दिमाग में घूमती रही कि ये शायद संभव हो सकता है कि पैरासिटिक हाथ 23 साल तक होस्ट के शरीर में डोमिनेंट रहने के बाद अब विकसित हो चुका है और अब खुद की डोमिनेंस स्थापित करके आज़ाद होना चाहता है। अजीब, पर इस केस में यही एक थियरी मुझे सही बैठती नज़र आ रही है। 7 जून 1925। मेरे साथ जतिन के जनरल फोटोग्राफ्स और एक्सरे हैं। इसमें साफ नज़र आ रहा है कि वो हाथ पूरी तरीके से एक नॉर्मल इंसानी हाथ के जैसा था। सारे कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फ्लैंक्स सब नॉर्मल थे। 15 जून 1925। आज एक हफ्ते के बाद जतिन वापस मेरे पास आया है। मेरे पूछने पर कि हाथ का क्या हाल है, उसने फ़ौरन कहा कि खुद देख लीजिए डॉक्टर साहब। मैंने तुरंत उसके बदन से वो लगी टेप को हटाना शुरू किया। वो हाथ पहले की तुलना में दुगना हो गया था, किसी 5 साल के बच्चे के हाथ जितना। जतिन ने कहा, डॉक्टर अब आप इसका क्या करेंगे? चिंता मत करो, कोई बड़ी बात नहीं है, बस एक छोटा सा ऑपरेशन और फिर ये हाथ गायब कर दूंगा। आप इसे निकाल देंगे? पर ये तो मेरे जुड़वे भाई का है ना, ये मर्डर नहीं होगा। कैसी बातें कर रहे हो? तुम इसे एक ट्यूमर की तरह समझो। ये ट्यूमर की तरह एक पैरासिटिक ग्रोथ है और कुछ नहीं। इसके और बढ़ने से पहले इसे निकालना ही ठीक है। ये सुनकर जतिन थोड़ी देर चुप रहा और फिर कुछ सोच कर बोला, डॉक्टर मुझे पागल मत समझिएगा, पर मुझे एक अजीब सपना आया था कल, जिसमें मैंने अपने जुड़वे भाई को देखा। उसने मुझसे कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी जी ली है उसके बलिदान की वजह से, अब बारी उसकी है ज़िंदगी जीने की। भूल कर भी हिम्मत मत करना इसे रोकने की। मेरे हंसने का मन तो बहुत किया, लेकिन मैंने अपनी भावनाओं को काबू करके बोला, काफ़ी सीरियस हो के बोला मैंने, जतिन तुम्हें ये सपना इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने तुम्हें जुड़वा के बारे में बताया था, वरना अगर ये सच होता तो इस सपने को आने में इतना वक्त क्यों लगा? अरे ऐसे केसेस में ये आम बात है। एक काम करो, 3 दिन के बाद ऑपरेशन करते हैं तुम्हारा। हालांकि कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं है, पर तुम समय ले लो और मन पक्का करके आ जाना। 21 जून 1925। मेरे घर से टेलीग्राम आया कि मेरे पिताजी का देहांत हो गया है, और फिर मैं अचानक वहाँ से निकल गया, जतिन के लिए एक नोट छोड़कर कि मैं 26 जुलाई तक वापस आ जाऊँगा। 26 जुलाई 1925। जब मैं वापस अस्पताल आया तो मैंने देखा कि जतिन वहीं बेंच पर बैठा हुआ था। उसकी हालत ख़राब लग रही थी, उसके चेहरा पीला पड़ा हुआ था। मुझे देखते ही वो मेरे गले लग के रोने लगा और कहा, भगवान का शुक्र है कि आप वापस आ गए डॉक्टर साहब, मैं पागल हो जाऊंगा, मेरी हालत ख़राब हो चुकी है। क्या हुआ जतिन, हाथ और ज़्यादा बढ़ गया? डॉक्टर साहब, मैं महीने भर से इस चीज़ ने मेरा जीना मुहाल कर रखा है। यह हमेशा मेरे गले की तरफ बढ़ता रहता है। ये मुझे मारना चाहता है। मैं जतिन को लेकर ऑपरेशन रूम में तुरंत गया। जतिन को लोकल एनेस्थीसिया देकर बेहोश किया और उसकी शर्ट उतारी तो देखा कि वो हाथ अब एक 20-25 साल की लड़की के हाथ के जितना बड़ा हो गया था, और अब तो वो एक पूरे बाह जितना निकल आया था। हमने सर्जरीज की प्रिपरेशन शुरू की, लेकिन जैसे ही ऑपरेशन के लिए आगे बढ़ते वो हाथ छटपटाना शुरू कर देता।
प्रिलिमिनरीज के दौरान उसने एक नर्स को कसकर छावड़ मार के ज़मीन पर गिरा के बेहोश कर दिया था। जैसे तैसे करके हमने उस हाथ को टेबल के साथ बांधा। जतिन के सेडेटिव का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। बाद में जब मैंने पहला कट किया तो उस हाथ ने किसी तरह अपने बंधन से छूटकर मेरी कलाई पकड़ ली और स्कैल्पल को जतिन के दिल में घोंपने की कोशिश की। अगर मैंने स्कैल्पल को दूर न फेंका होता तो उसने स्कैल्पल जतिन के सीने में घुसा ही देना था। उस हाथ को हमने फिर से बांधा और इस बार और भी कस के। ऑपरेशन पूरा होने के बाद मैंने जतिन के शरीर के आसपास के एरियाज़ को भी साफ़ किया ताकि ये वापस से ना बढ़ाए। मैंने फिर उस हाथ को प्रिजर्वेटिव्स में डाल के एक जार में बंद कर दिया। जो ऑपरेशन आधे घंटे में पूरा होने वाला था उसे 4 घंटे लग गए उस हाथ की वजह से। मैं ज़िंदगी में कभी भी वापस इस जैसा ऑपरेशन नहीं करना चाहूँगा। 5 मार्च 1926। आज जतिन बदहवास सा मेरे पास आया। उसने मुझे बताया कि उसके पेट में बहुत ज़ोर का दर्द हो रहा है और उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कोई उसका पेट अंदर से नोच रहा है और मरोड़ रहा है। जतिन के केस के बारे में जानते हुए मैंने बिना समय बर्बाद किए एक्सरे निकाला और जब एक्सरे जांचा तो सब ठीक ही लगा। मैंने फिर कंपैरिजन के लिए जतिन की पिछले साल की एक्सरे रिपोर्ट निकाली तो मेरी आँख फटी की फटी रह गई। मैंने जब कंपेयर किया तो पाया कि जतिन का पेट पहले की तुलना में 2 इंच लेफ्ट की तरफ खिसक चुका था और देख के ऐसा लग रहा था कि ये एक हाथ अंदर की तरफ अंदरूनी अंगों को ढकेल रहा था जो दिखने में उसके दिल की तरफ बढ़ रहा था। मैं कुछ बोल पाता इससे पहले हेड नर्स मेरे पास चीखती हुई आई। उसने मुझसे कहा, डॉक्टर, द पेशेंट, ही इज़ नो मोर। जतिन की मौत हो चुकी थी। ऑटोप्सी के दौरान एक्सरे से मुझे और मेरे साथ कॉरिनर यानी ऑटोप्सी करने वाले डॉक्टर आहूजा को पता चला कि एक हाथ अंदर की तरफ उग रहा था और वो अंदर के अंगों को हटा के दिल की ओर बढ़ रहा था। पहले उसने जतिन का पेट साइड किया, फिर उसके डायफ्राम को चीरा, लंग्स को एक किनारे करके पेरिकार्डियम फाड़ डाला और फिर आखिर में उसने जतिन के दिल को तब तक जकड़ के रखा जब तक कि वो धड़कना बंद नहीं हो गया। डॉक्टर आहूजा को यकीन नहीं हो रहा था कि वो क्या देख रहा था। कुछ देर तक जतिन के अंदर उगे हुए उस बेजान हाथ को देखने के बाद वो मेरी तरफ मुड़ा और बोला, डॉक्टर स्वामी, लाइफ में कई सारी अजीब चीज़ें देखी हैं हमने, पर ऐसा कुछ भी नहीं। कौन मानेगा ये सब सच भी है? बट वी हैव टू रिपोर्ट इट। मैंने कहा, नो वी कैन नॉट डॉक्टर स्वामी। उसने मुझसे नज़रें चुराते हुए कहा, एंड यू नो वाई। आपको इसकी वजह मालूम है। मैं जानता था वो क्या बोल रहा था। दरअसल इस अस्पताल की इमेज काफ़ी वक्त से ख़राब चल रही थी। यहाँ पहले भी कुछ केसेस ऐसे आ चुके हैं जिन्हें मेडिकल साइंस अभी तक एक्सप्लेन नहीं कर सकती। ऐसे में मैनेजमेंट के क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि इस तरह के केसेस को रिपोर्ट करने पर डॉक्टर्स खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। मैं ये सब सोच ही रहा था कि डॉक्टर आहूजा ने मुझे घूरते हुए कहा, डॉक्टर स्वामी, मैं रिपोर्ट में डेथ बाई हेमरेज लिखने जा रहा हूँ। आपको कोई दिक्कत है? मैंने चुपचाप नाम में सिर हिला दिया। जतिन के आगे पीछे कोई नहीं था। अस्पताल ने चुपचाप उसकी लाश का अंतिम संस्कार कर दिया। धन्यवाद। कहाँ गए भाई साहब?
जो लोग अपना कैमरा ऑन नहीं करते कहानी सुनाने के बाद भी, फायदा नहीं कि उन्हें स्ट्रीम पे रखा जाए। अभी भी कैमरा ऑन नहीं हुआ है, अब हुआ है। ओह, याद आ गई। ओह, कैमरा ऑन करना होता है, कैमरा ऑन करना होता है कहानी सुनाने के बाद, कैमरा ऑन करना होता है। भाई साहब कैमरा गिर गया था, वही उठा रहा था। अच्छा, कैमरा गिर गया था। कहाँ गिर हाँ, गया था? अरे वो मैं लैपटॉप के बैग से उसको टिका के रखता हूँ ना, तो वो फिसल के गिर गया था। अच्छा, हम्म। लैपटॉप के बैग से। तो ये थी एक बहुत पुरानी कहानी, डॉक्टर स्वामी के नोट्स, जो जी। पढ़ी साहिल श्रीवास्तव ने। साहिल जी, इस कहानी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने तो इसका बड़ा ही बेकार अडेप्टेशन किया था, फिर उसको 4 घंटा देके एक बड़े राइटर ने उसको सुधारा, यही कहना चाहूँगा। अडेप्टेशन हुआ ये था कि गूगल ट्रांसलेट इस्तेमाल किया गया था। नहीं नहीं, इसमें सही से था, इसमें सही से हुआ था अडेप्टेशन। तो फिर अच्छा क्यों नहीं था? नहीं, वो आपने इस पे ये कहा था कि तूने मतलब उसको एक्सप्लेन नहीं किया चीज़ों को, मैं एक्सप्लेन करूँगा इसको अच्छे से, इसकी लैंग्वेज सुधारूंगा। यही तो फर्क होता है एक्सपीरियंस और इनएक्सपीरियंस में। वैसे थैंक यू सो मच इस कहानी को पढ़ने के लिए। 10 साल का साहिल 10 साल का श्रीवास्तव। फ्लेक्स मार रहा है ये आदमी, 10 साल के एक्सपीरियंस 10 का। साल साल तुम्हें 5 साल हो गए लिखते लिखते? 5 साल कहाँ हुए मुझे, मुझे सीरियसली 15 लिखते साल हुए का 6 महीने हुआ है। 15 साल का फ्लेक्स है मेरे पास बेटा। 15 साल का है, चलो ठीक है, 15 बड़े आदमी। 15 बोलो कितना? 15 years। Yes, damn, goddamn right. मगर तो ये साहब थी स्वप्निल नरेंद्र। ये थी ये थी डॉक्टर स्वामी के नोट्स। थैंक यू सो मच साहिल। बैटरी एकदम खत्म हो चुकी है, जल्दी से चलते हैं मैंडी के पास। बाय बाय बाय। मैंडी, मैं तेरे को स्ट्रीम पे ले रहा हूँ इन 5 4 3 2 1। अगर ये सो नहीं गई होगी, अगर ये सो हेलो, नहीं गई होगी तो आवाज आ रही क्या है लग मेरी? रही है? हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है। कैसी है मैंडी? क्या मस्त चल एकदम, लेकिन कैसे आज है? हाँ, वीडियो ऑन नहीं कर रही, बड़ी भयंकर हालत में बैठी हूँ मैं। वीडियो ऑन नहीं कर रही, उसका कैमरा गिर गया, तुम वीडियो ऑन नहीं कर रही हो। ठीक है, जल्दी बताओ क्या लेके आई हो आज? एक नई कहानी। चलो, लोग नई कहानियां ला रहे हैं, गुड। तो ठीक है मैंडी, स्ट्रीम तुम्हारी है। हैप्पी हॉन्टिंग। थैंक यू। सो जैसे कि कहानी हमेशा फर्स्ट पर्सन में होती है, ये कहानी भी मेरी है। कहानी का शीर्षक है खंजर। स्वप्निल भाई, कल ही शिफ्ट किया, नेक्स्ट वीक से ज्वाइन करूंगी। घर फाइनल कर लिया, अच्छा लगा। 1 वीक की छुट्टी ली है, तब हाँ दिल्ली में सेटल हो जाऊंगी। ऑफिस से घर सिर्फ 15 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। लकीली अच्छा घर मिल गया। आपको वॉइस मैसेज ड्रॉप कर रही हूँ क्योंकि आप अभी काम में बिजी होगे शायद। वीकेंड पे पक्का मिलते हैं। नया शहर, नए लोग, दिल्ली की सुबह कुछ नई सी थी मेरे लिए। 1 BHK लिया था, ऑफिस की एक कलीग ने ही दिला दिया था। कहने को तो 1 BHK था, मगर किसी के बंगलों के ऊपर और नीचे वाले फ्लोर्स को ऐसे 5 में डिवाइड किया था जैसे छोटे छोटे 1 या 2 BHK हो। ऊपर वाले फ्लोर के बाकी 3 सेक्शन खाली थे और नीचे वाले में 2 लड़कियां थी जो 1 BHK वाले सेक्शन में थी, और बाकी 2 BHK में 3 लड़कियां थी। सुबह 6:30 बजे नींद खुल गई। ठंड का मौसम, मेरी बालकनी में रखी चेयर पे गिरती हुई ओस की बूंदें, और मैं अपना हाथ देखते हुए कॉफी का कप लिए उन गिरती हुई ओस की बूंदों को हाथों में लेने की कोशिश में अंधेरे को दूर करती किरणों के मजा ले रही थी। मुझे दिल्ली देखनी थी। यहाँ की ठंड के बारे में बहुत सुन रखा था, मगर अब तो फरवरी आ गया था।
बसंत का महीना, ये मीठी मीठी सी ठंड दिल को अलग सुकून दे रही थी। मैं अपने ही धुन में खोई हुई थी कि मेरे फोन की घंटी बजी। माँ का फोन था। मैंडी, कैसी लग रही है दिल्ली? तुम्हारे बिना तो घर अच्छा नहीं लगता। अरे माँ, आपको तो सुकून होगा कि सुबह सुबह परेशान करने वाला नहीं है कोई। मैं सेटल हो जाऊंगी, फिर आ जाना आप थोड़े दिन यहाँ। खाने का क्या कर रही हो? जैसे हर माँ पूछती है। स्विगी, जोमेटो, बस यही चल रहा होगा तुम्हारा। नहीं माँ, ऑनलाइन सब्जियां ऑर्डर की, कच्ची सब्जियां, खुद पकाया कल। अभी कॉफी पी रही थी जब आपका कॉल आया। अच्छा, घर सेट हो गया? माँ, काफी चीजें तो थी, बस थोड़े बर्तन लेने हैं। पहले स्टेशन जाऊंगी, मेरी स्कूटी आज मिल जाएगी। स्कूटी लेके गुरुद्वारे जाऊंगी, फिर शॉपिंग कर लूंगी। यही प्लान है। अच्छा माँ, फोन रखती हूँ, अब अपना ख्याल रखना। स्टेशन गई, स्कूटी ली और गुरुद्वारा जा ही रही थी कि बीच में एक एंटिक सामान की दुकान दिखी। खुद को अंदर जाने से रोक ना पाई। स्वप्निल भाई की कहानियों में और भी बहुत सी हॉरर की किस्से कहानियों में एंटिक आईने के बारे में जिक्र सुन रखा था, इसलिए किसी आईने की ओर नहीं देखा। कभी कुछ देखती, कभी कुछ देखती। अलग अलग तरह के ग्लास, जग, प्लेट, चेयर, वो बड़ी सी पुराने जमाने की पेंडुलम घड़ी। पहली बार मैं किसी एंटिक सामान की दुकान में थी। लग रहा था किसी और ही दुनिया में आ गई हूँ। चलते चलते मैं बस रुक सी गई। मेरी नजर एक खंजर पर गई। बहुत सुंदर था। दुकान पे काम करने वाले से पूछा, अरे भैया, इसका कवर नहीं है क्या? कवर में होता तो कितना सुंदर लगता। नहीं मैडम जी, कवर तो नहीं है और ये बेचने के लिए नहीं है। मालिक ने मना किया है मैडम जी, आप कुछ और देख लो। नहीं चाहिए तो मुझे यही। मैडम जी, आप मान लीजिए, आप कुछ भी और ले लीजिए, मैं उस पे आपको डिस्काउंट दे दूंगा। ये खंजर यहाँ कैसे आया नहीं पता, मालिक नाराज होंगे। ये बेच नहीं सकता, ये बेचने के लिए नहीं है मैडम, वो हड़बड़ा कर बोला। आप अपने मालिक को कॉल करके पूछ लो। मेरे बहुत जिद करने पर उसके मालिक ने कहा, आप इसे सिर्फ 2 दिन के लिए ले जाएं 1000 रुपए में, और फिर एक बार मेरी दुकान पर जरूर लौट आए। अगर आप ठीक रही, सब कुछ ठीक रहा, तो मैं आपको ये बेच दूंगा, और अगर आपका मन ना माना तो आप 1000 रुपए वापस कर दूंगा और आप ये खंजर मुझे लौटा देंगी। और अगर आपको कुछ भी अजीब महसूस हुआ 2 दिन से पहले ही, तो आप इसे तुरंत लौटा देंगी। मैंने 1000 रुपए दिए, गुरुद्वारे भी नहीं गई, सीधा घर चली गई। घर जाकर बस मैं उस खंजर को हाथ में लिए बैठे रही, जैसे कि वो मुझे अपने से दूर होने ही नहीं दे रहा हो। मैं खाना खा के उस खंजर को अपने साइड टेबल पर रखकर सो गई। अचानक रात को नींद खुली, जैसे कि कोई कह रहा हो, खंजर हाथ में लो, उसकी धार कैसी है ये तो देखो। और मैंने खंजर उठाया और अपनी कलाई पर काट दिया। खंजर मेरे कलाई पे था। खून जैसे बहने लगा, ऐसे मानो कि खंजर मेरा खून पी रहा हो। जमीन पे एक बूंद भी ना गिरी, और अचानक से मेरे कलाई से खून बंद हो गया और मैंने खंजर नीचे रख दिया और सो गई। सुबह उठी तो बस दाग सा रह गया था कलाई पे। मैं जहां भी जाती घर पे उस खंजर को साथ लिए घूमती रहती। कभी सब्जी काटते वक्त खंजर से उंगली काट लेती, कभी कहाँ पता नहीं
क्या ही मजा आ रहा था उस खंजर से अपना खून पीते हुए उसे देखकर। 48 घंटे हो जाएंगे कल सुबह, ये खंजर लौटा दूंगी। मुझे अब कुछ अजीब लग रहा है, बार बार अपने आप को काटना बहुत कमजोरी सी हो रही है। ये सोचकर मैंने खंजर साइड टेबल पर रख दिया और मैं सो गई। साहिल, जैदू, मैंडी का कोई मैसेज आया क्या? मेरे मैसेजेस अनरेड हैं 4 दिन से। लास्ट सीन को 4 दिन हो गए। 2 दिन से कॉल ट्राई कर रहा हूं, कॉल भी रिसीव नहीं कर रही है। सब ठीक हो। उसके घर पर फोन करने की हिम्मत नहीं हो रही। सब ठीक हो। अच्छा, उससे किसी ने अपने एड्रेस शेयर किया था क्या? लास्ट किसकी बात हुई थी? साहिल, तेरी बात हुई क्या? भैया, मेरी तो महीनों से बात नहीं हुई। जैदू, तेरी बात हुई क्या? ना भैया, मेरे से भी ना हुई। पर उसने आपसे लोकेशन तो शेयर की थी ना? जाकर देखिए ना क्या हुआ है। देखता हूं मैं, अब तो जाना ही पड़ेगा। सॉरी गर्ल्स, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, मगर मेरी बहन मैंडी ये ऊपर वाले फ्लोर में रहने आई थी। कुछ बात हुई है क्या? वो कॉल भी रिसीव नहीं कर रही। सॉरी भैया, उसे नहीं देखा पिछले 5 दिन से आते जाते, और उसकी स्कूटी भी तो यही पार्क है, आप जाकर देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4-5 बार घंटी बजाने पर भी दरवाजा नहीं खुलता। किसी के पास स्पेयर कीज है क्या उसके वाले हिस्से के फ्लैट की? हाँ भैया, मैं लाती हूँ, एक लड़की ने कहा। एक रूम में मेरा बेजान शरीर पड़ा था। ना स्वप्निल भाई, मत हाथ लगाना, मेरी ओर देखिए, मैं सामने खड़ी हूं, अपने बेजान शरीर के सामने, पर कुछ कर नहीं पा रही हूं। स्वप्निल भाई तुरंत एम्बुलेंस बुलाते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं ये 4 दिन पहले मर चुकी है, पुलिस केस होगा, घर वालों को इन्फॉर्म कर दे, और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए देनी पड़ेगी। हम एक फॉरेंसिक्स की टीम भेज रहे हैं, वो यहाँ का सारा सामान भी ले जाएगी। नहीं पता ये मर्डर है या सुसाइड। मेरी बहन सुसाइड तो नहीं कर सकती, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। घर पे सारे सामान के साथ वो उस खंजर को भी ले आते हैं। उस टीम में एक 25 साल की लड़की भी है। उसका मन विचलित है। मेरी नई नई नौकरी है, मैं ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा किया तो मेरी नौकरी चली जाएगी, मगर मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूँ। सिर्फ एक रात के लिए खंजर घर ले जाती हूँ। वैसे भी रात को कोई लैब में नहीं रहेगा, कल वापस ले आऊंगी। मैं उसे खड़ी बेबस देख रही हूँ। मत कर, सुनो, अरे सुनो, मुझे तो उस लड़की का नाम भी नहीं पता, वो तो मुझे सुन भी नहीं पा रही है, और मैं बेबस खड़ी उसे देख रही हूँ। जैसे ही वो खंजर उठाने जा रही है, और ऐसा महसूस होता है कि वो खंजर मुझसे कहना चाह रहा है, मिल गया नया शिकार। समाप्त। बहन, ट्रिगर वार्निंग दे दिया कर ऐसी चीजों में। हाँ, मुझे लगा ट्रिगर वार्निंग देनी चाहिए थी, बट बीच में ख्याल आया कि ट्रिगर वार्निंग नहीं थी। सॉरी। नाइस, बढ़िया कहानी थी, बढ़िया कहानी थी। कब से कब से लिख रही हैं आप ये कहानी मैंडी जी? आज ही, मैं दिमाग में तो बहुत दिनों से थी, पेपर पे तो आज ही उतारी गई है।
क्या बात है भाई, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं. What a story, nice voice and storytelling. She should write professionally. She have a story sense and great presentation. The way she is playing characters, awesome. Keep going. Nice. बहुत बड़े, बहुत बड़े. पारुल को भी अच्छी लगे भाई, पारुल को भी अच्छी लगी है. तो मैं थैंक बहुत यू, बहुत थैंक शुक्रिया यू. इस कहानी के लिए. मैं आपसे और बात करता लेकिन मेरा मैक एकदम मरने वाला है. आई हैव टू फिनिश. आई नो, आई नो, आई नो. नेक्स्ट वीक हम करेंगे ढेर सारी लाइफ पे बातें. हाँ, थैंक यू सो मच इस कहानी के लिए. मिलते हैं अगले हफ्ते ना. थैंक यू सो मच. बाय. थैंक यू, बाय बाय. तो ये थी हमारी प्यारी प्यारी रस दुलारी मैंडी जी. और अब वक्त है हमारी आज की आखिरी कहानी का, जिस कहानी के साथ हम इस लाइव को समाप्त करेंगे. और ये कहानी हमें भेजी है नंदिनी प्रसाद ने. इस कहानी का नाम है, क्या नाम है इस कहानी का? हाँ, इस कहानी का नाम है तड़प. तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही. क्या बात है, उसमें कैरेक्टर का नाम नंदिनी था, इस राइटर का नाम भी नहीं है. वाह वाह वाह. ये हमारे आमिर भाई क्या कह रहे हैं? आमिर भाई कह रहे हैं मैंडी को मुमताज भी भाई का असर आ गया है. हाँ, क्या बात है. लेकिन अब मैं सुना रहा हूं ये आज की आखिरी कहानी, जिसका नाम है तड़प. और इस कहानी के शुरू होने से पहले मैं देना चाहता हूं एक ट्रिगर वार्निंग. इस कहानी में थोड़ा सा सेक्सुअल असॉल्ट का मेंशन है, तो आई होप एनीबडी हु हैज अ प्रॉब्लम विद दैट विल नॉट लिसन टू इट. यू हैव बीन वार्न्ड. थैंक यू. मंडी करिए आमिर भाई मुमताज भाई को बोलिएगा ये सुनने के लिए उनके कमेंट्स चाहिए. वाह वाह वाह. तो चलिए शुरू करते हैं आज की आखिरी कहानी तड़प बाय नंदिनी. अंबर के लिए शायद अवंतिका से ज्यादा जरूरी इस दुनिया में कुछ नहीं था. वो हंसती खेलती फुदकती उसकी जिंदगी में आई और एक पल में जैसे सब कुछ बदल गया. टिंडर, बम्बल और न जाने कौन कौन सी एप्स पे लंबे वक्त तक जब कोई मैच नहीं मिला तो अंबर हताश हो चुका था. पर एक दिन एक मुस्कुराते हुए चेहरे वाली एक लड़की ने उसके प्रोफाइल को लाइक किया. बड़ी बड़ी आंखें, छोटी सी प्यारी सी नाक और भरे हुए गाल. कितनी प्यारी दिखती थी अवंतिका. काफी देर तक तो अंबर को यह समझ ही नहीं आया कि ऐसी दिखने वाली लड़की भला उसे क्यों लाइक करेगी. पर कुछ चीजें समझ में ना आए तभी तक अच्छी होती हैं. चैट पर बात शुरू हुई. अवंतिका जैसी दिखती थी, बोलती भी उतनी मीठी थी. दुनिया की गंदगी ने शायद अभी तक उसे छुआ नहीं था. कहती थी चैट करना पसंद नहीं है और इसीलिए चैट के थोड़ी देर बाद ही अंबर को उसने अपना नंबर दे दिया. डरते डरते अंबर ने उसे फोन किया. जैसे ही अवंतिका ने हेलो बोला, अंबर उसकी प्यारी सी मीठी आवाज सुनते ही पिघल सा गया. उधर वो लड़की उससे ऐसे बात करने लगी जैसे मानो बरसों से जानती हो. इतना बोली जैसे आज ही दुनिया भर की सारी बातें खत्म करना चाहती हो. अवंतिका के पास दुनिया भर की बातें करने को थी और अंबर राजी था सुनने को. अब हर रात काम से घर लौटते हुए अंबर अवंतिका से बात करता. इन बातों का सिलसिला मेट्रो, ऑटो और फिर अंबर के कमरे में भी जारी रहता, तब तक जब तक अवंतिका थककर फोन पर ही सो नहीं जाती. पर अंबर तब भी जागकर उसकी सांसों की आवाज सुनता. पर अंबर के मन में एक बात घर किए बैठी थी. उसे अवंतिका के साथ से ज्यादा भी और कुछ चाहिए था. इसके बारे में अंबर कई बार ख्वाब भी देख चुका था और कभी कभी तो जागते हुए अपनी कल्पना के उन अंधेरे कोनों में वो अवंतिका को अपनी गिरफ्त से वाकिफ भी करा चुका था. पर उसकी कभी अवंतिका से इस बाबत बात करने की हिम्मत नहीं हुई. ऐसे ही एक रात कॉल पर वो इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ था जब अवंतिका अचानक से चहककर बोली. क्या कर रहे हो? अवंतिका ने अचानक अंबर के ख्यालों में सेंध लगाते हुए पूछा. कुछ नहीं, बोलो. अंबर ने ऐसे दिखाया जैसे वो कुछ और सोच ही नहीं रहा था. मैं सोच रही थी हम अब तक मिले नहीं हैं. मुझे मजनू के टीले वाला वो कोरियन रेस्टोरेंट बहुत पसंद है. मेरे साथ चलोगे? अगले दिन तिनके से कांपता अंबर अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने तयशुदा वक्त से पहले उस जगह पर खड़ा था.
जहां अवंतिका ने उससे मिलने का वादा किया था। वो आई। अंबर उसे देखकर खिल उठा। फूल कुमारी सी लड़की, लंबे सीधे बाल और आंखों में बिल्कुल उसकी बातों जैसी मासूमियत। अंबर ने मिलाने के लिए हाथ आगे किया, लेकिन अवंतिका ने तो उसे गले ही लगा लिया। तुम तुम तो सच में इतनी सुंदर दिखती हो, अंबर के मुंह से अचानक निकल पड़ा। अब हम में से किसी एक को तो देखना ही पड़ेगा ना, यह कहकर वो जोर से हंसी। अंबर उस वक्त ये समझ चुका था कि अपनी मौत से पहले वो इसी हंसी को अपने दिमाग में सुन रहा होगा। दोनों साथ में अवंतिका के पसंदीदा रेस्टोरेंट गए, खाना खाया, पर उसके बाद अवंतिका ने पूछा, बियर पियोगे? अंबर को समझ नहीं आया कि ये लड़की वाकई में पूछ रही है या शायद इम्तिहान ले रही है। अरे बताओ ना, अवंतिका ने फिर से टोका। हाँ, अंबर के मुंह से बस इतना ही निकल पाया, पर उसके बाद जो हुआ उसे वो अपनी बाकी की पूरी जिंदगी याद रखने वाला था। अवंतिका उसे पास ही के एक ठेके तक ले गई, जहां से उसने खुद जाके बियर की मांग की। ठेके वालों को अपने हाथों से पैसे थमाकर बियर की 2 बोतलें उसने अपने उस बड़े से बैग में डाल ली, जिसमें शायद पूरी दुनिया समा जाए। अब? अंबर ने पूछा। अब क्या? अवंतिका ने भी पूछा। पर पिएंगे कहाँ? अवंतिका मुस्कुराई। उसकी आंखों ने नाचना शुरू किया। वो बोली, ये दिल्ली है मेरी जान। थोड़ी देर बाद दोनों वहां से थोड़ी दूर कोरोनेशन पार्क में एक मूर्ति के नीचे बैठे थे। खाली बोतलें उनसे थोड़ी दूर एक कचरे के डिब्बे के पास पड़ी थी। अवंतिका का सर अंबर के कंधे पर था और दोनों के हाथ एक दूसरे के हाथों में। पता है तुम्हें, अवंतिका ने भारी आंखों के साथ कहा, मैं बीमार हूं, बहुत बीमार। ये सुनकर अंबर थोड़ा परेशान हुआ। कैसी बीमारी? पर अवंतिका नशे में सुन ही नहीं रही थी। वो बोलती रही, इसी वजह से सब मुझे छोड़ के चले जाते हैं। पर हुआ क्या है तुम्हें? अवंतिका ने उसके गले में बाहें डालते हुए कहा, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। अंबर उसके परफ्यूम की महक में इतना खो गया कि उसे अब किसी सवाल का होश नहीं रहा। न जाने कितनी देर वो दोनों उसी मूर्ति के नीचे बैठे रहे, और जब अंबर का दिमाग उसके काबू में ना रह पाया, उसने अपना चेहरा अवंतिका के चेहरे की तरफ बढ़ा दिया। उसके होठ अवंतिका के होठों को छूने ही वाले थे कि तभी अवंतिका ने उसे रोक दिया। नहीं, वो बोली। पर क्यों? क्योंकि क्योंकि सब मुझसे बस यही चाहते हैं। इसके बाद कोई मेरे पास नहीं टिकता। अवंतिका के इस जवाब ने अंबर को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। उसका जिस्म तो साथ नहीं दे रहा था, लेकिन उसने किसी तरह अपने आप को काबू किया। इसी बात को 7-8 महीने बीत चुके हैं। अंबर और अवंतिका दोनों के बीच एक खूबसूरत रिश्ता बन चुका है, और अंबर के अंदर का जानवर आज भी उसे तड़पाता है। और सच्चाई ये है कि अंबर अब केवल अवंतिका का बहुत अच्छा दोस्त बन के रह गया है, जिसमें उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। वो अवंतिका को चाहता है, वो भी केवल अपने लिए। पर अंबर के अंदर का जानवर अब जोर पकड़ने लगा था। वो जब भी अवंतिका को दूसरे लड़कों के साथ हंसते बोलते देखता, उसके खून में मानो आग लग जाती। ये ख्याल कि कोई और उसकी अवंतिका को हाथ लगाता उसे अंदर ही अंदर सुलगा देता था। अवंतिका उसे मिलती काफी कम थी, पर वो दोनों फोन पर बहुत बात करते थे। बीच में कभी कभी अवंतिका की तबीयत बिगड़ जाती, और ऐसे में वो लड़की गायब हो जाती, ना फोन ना मैसेज। पर फिर एक दिन वो वापस से चहकती हुई आती और फिर से अंबर से ऐसे बातें करने लगती जैसे मानो कभी कुछ हुआ ही ना हो। पर इस बीच अंबर ने एक और चीज नोटिस की। अवंतिका जिस भी लड़के के साथ नजदीकियां बढ़ाती, अवंतिका के बीमार होने के बाद वो लड़का भी गायब हो जाता। अंबर समझ जाता कि ये लड़के सिर्फ अवंतिका का जिस्म चाहते हैं, पर फिर वो भी तो यही चाहता था। लौटकर अवंतिका आखिरकार अंबर के ही पास रोने के लिए आती। अवंतिका का रोना अंबर को तकलीफ तो बहुत देता, पर अंदर ही अंदर वो खुश भी बहुत होता, ये जानकर कि अब वो अवंतिका की जिंदगी में फिर से इकलौता लड़का है। सच तो ये है कि अंबर उसे छूना चाहता था हर जगह। ये बात वो पहले भी अवंतिका को बता चुका था, लेकिन वो साफ मना कर देती। उसका कहना था कि वो उसके और अंबर के रिश्ते को खराब नहीं करना चाहती। पर एक दिन अंबर अपने आप पर काबू नहीं कर पाया। आज अवंतिका का 24वां जन्मदिन है।
उसने अपने कुछ करीबी दोस्तों को बुलाया है, कुछ लड़के भी हैं। अंबर अपनी आंखों से उन सबको मार डालना चाहता है। केक काटने के बाद अवंतिका बहुत खुश थी, पर अब अंबर से उसकी खुशी भी नहीं देखी जा रही थी। अवंतिका को लगता क्या है, वो ये सोचती है कि वो मुझे रोक सकती है, वो सिर्फ मेरी है, उसका खुद का भी कोई हक नहीं है अपने ऊपर। और आज तो उसे मेरा होना पड़ेगा, आज उसे मुझे छूना पड़ेगा। पार्टी खत्म होने के साथ ही बाकी लोग भी अपने अपने घर चले गए। कुछ वक्त बाद सिर्फ अवंतिका और अंबर ही घर में बचे थे। अंबर, तुम घर नहीं जा रहे? अंबर कुछ नहीं बोला। मैं कैब कर दूं? अंबर ने सर को हल्का सा उठाकर कहा, आज मैं कहीं नहीं जा रहा। सब ठीक तो है ना? अवंतिका, यू आर गोइंग टू स्लीप विद मी टुनाइट, अंबर ने बड़े साफ शब्दों में बोला। एक बार को तो अवंतिका सन्न रह गई। क्या क्या बोला तुमने? अवंतिका, वी आर गेटिंग फिजिकल टुनाइट। तुम पागल हो गए हो क्या? मैंने तुमसे पूछा नहीं है, बता रहा हूं। यह कहकर वो उठ खड़ा हुआ और उसने अवंतिका के कंधों से उसे पकड़कर उसे दीवार और अपने बीच दबा लिया। अंबर, मैंने कितनी बार बोला है तुमसे, मैं बीमार हूं। अच्छा, और क्या बीमारी है ये? लड़के फंसाने की? यह सुनकर अवंतिका का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी मुस्कुराती आंखें मानो ढल सी गईं, लेकिन कुछ और भी हुआ। शायद अंबर अपने पागलपन में था या वाकई कुछ हुआ था। अवंतिका का बदन अचानक से महकने लगा, जैसे वो अंबर को प्यार से अपने पास बुला रही हो। अंबर की पकड़ अवंतिका पर कस चुकी थी, वो उसे कहीं जाने नहीं देने वाला था और अब वो अपनी मर्जी करने वाला था। अंबर के होठ अवंतिका के होठों से लगे और आखिरकार उस लड़के को परम सुख की प्राप्ति हुई। उसके होठ मानो अमृत थे, जिसके सुख से उसे नशा होने लगा। अंबर का सर चकराने लगा, उसकी पकड़ अवंतिका से ढीली हो गई, उसके पैर लड़खड़ाए, वो गिरने लगा। उन चकराती नजरों से उसने अवंतिका को सामने देखा, पर अब वो वही लड़की नहीं थी। सामने खड़ी वो लड़की अवंतिका तो थी, पर उसमें कुछ बदलाव आ चुका था। अवंतिका की खिलखिलाहट भरी हंसी अंबर को सुनाई दी। होश खोकर अंबर जमीन पर गिर पड़ा। उसका जिस्म उसका साथ छोड़ चुका था, उसकी सांसें किसी धौंकनी की तरह चल रही थीं, दिल मानो छाती से बाहर आने को तैयार। जैसे तैसे नजरें उठाकर उसने अवंतिका को देखने की कोशिश की, जो अपने हाथों में सिगरेट लिए अब मुस्कुरा रही थी। और उस नशे की सी हालत में धीरे धीरे आंखों के आगे छाते अंधेरे में अंबर को समझ आने लगा। अवंतिका का बीमार होना, उसके बॉयफ्रेंड्स का गायब हो जाना और उसके अप्सरा जैसा सुंदर होना, पर वो अप्सरा तो नहीं थी। जैसे जैसे अंबर की आंखें बंद होने लगीं, अवंतिका हंसती रही। सच था, मरने से पहले अंबर के कानों में उस परम सुंदरी विष कन्या की खिलखिलाती हंसी गूंज रही थी। तो ये थी कहानी जिसका नाम था तड़प और जिसे हमें भेजा था नंदिनी ने। थैंक यू सो मच आज के सबमिशन के लिए नंदिनी और मैक, आप दोनों ने बहुत अच्छी कहानियां भेजी, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। विनीत कह रहे हैं कमेंट्स डिलीटेड बाय मिस्टेक, गुड वर्क मनदीप। ओके, नो प्रॉब्लम। साहिल कह रहा भाई साहब स्टोरी में वर्ड्स के चॉइस शेफ किस, है ना? हाँ, थैंक यू, बढ़िया बढ़िया कहानी लिखी है। तो दोस्तों आज मैक एकदम बस एक बढ़िया सिपाही की तरह डटा हुआ है अपनी पोस्ट पे, और इसी के साथ वक्त आ गया है आज की ये लाइव स्ट्रीम खत्म करने का। लेकिन टेंशन नहीं, अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे, शायद होपफुली मैं 10th को दिल्ली वापस जा रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से एक फ्राइडे मेरा और यहाँ बीतेगा। मे बी लाइव होगा, मे बी लाइव नहीं होगा, वील चेक। ओके, आई ट्राई टू डू द लाइव स्ट्रीम। शायद मैं ऑफिस से ही करूँ सीधा सीधा, कुछ पता नहीं है। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और लाइव स्ट्रीम में, और तब तक के लिए जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, डरना मत, अपना ख्याल रखना। बाय बाय।